हेलो दोस्तों, सभी लोगों को जय हिंद। हिंदुस्तान जनरल स्टडी में सभी लोगों का स्वागत है। आपके लिए हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण बैच जो है स्टार्ट किया है, जिसका नाम जो है विजेता बैच है। क्या नाम है? विजेता बैच। ये जो है ऑफलाइन होगा और इसमें क्या पढ़ाई जाएगी, तो ये आर्ट्स का सेक्टर है। क्या है? आर्ट्स का सेक्टर है। इसमें आपको जो है हिस्ट्री हिस्ट्री यहाँ पे जो है आपको हिस्ट्री क्या बोला जाता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाए जाएंगे। और ये जो होगा ये 6 मंथ पढ़ाए जाएंगे। और कितना में पढ़ाया जाएगा? कितना में पढ़ाया जाएगा? तो मात्र 1500 में, मात्र 1500 रुपया में। बहुत कम फी है। इसमें आपको जो है पीडीएफ पीडीएफ और जो है पीडीएफ और टेस्ट सीरीज जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। कहाँ पे आना है? अब सवाल ये है कि ठीक है, हमें कहाँ आना है? तो देवी मंदिर कुजापी गया जी में आप लोग को आना है। और जो है बैच का टाइमिंग जो है वो 8 बजे से 10 बजे तक है। कितना बजे से कितना बजे तक? 10 बजे तक। इस चीज़ को आपको देख लेना है। अब हम जो है सिलेबस के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या क्या हम लोग जो है पढ़ेंगे, क्या क्या हम लोग नहीं पढ़ेंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, आप लोग अभी तक कहीं जुड़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं जुड़े होंगे तो भी थोड़ी सी ही अच्छी बात है। लेकिन अब जो है बहुत कम समय है और ये आपका जो 5 से 6 महीना है, इसके अंतर्गत जो है आप लोग अच्छा से तैयारी कर सकते हैं और जो है ना, अ, आप लोग भी टॉप लिस्ट में नाम आ सकता है यदि आप मेहनत करते हैं। क्योंकि कहा गया है, दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर दी है, नादान समझ मुझको इतना, लहरों ने बगावत कर दी है, हम परवाने हैं मौसम मरने का किसको खौफ सवारे, तलवार तुझे झुकनी होगी, गर्दन ने बगावत कर दी है। जब गर्दन तलवार के सामने झुक नहीं सकता है तो आप पढ़ाई के लिए डरना और जो है झुकना क्यों? है ना? तो यही सब को देखते हुए हम लोगों ने बैच को स्टार्ट किए हैं। और अब हम लोग देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो शेयर कीजिए और पेन पेपर लेकर बैठिए और हो सके तो इस सिलेबस को नोट डाउन कीजिए, जिससे कि भविष्य में आपके जो परीक्षाएं होगी, जो आपका एग्ज़ाम होगा, वहाँ पे बहुत सारा जो है कंसेप्ट जब क्लियर होगा तो आप लोगों को कुछ जो है सपोर्ट मिलेगा, है ना? कुछ जो है सपोर्ट मिलेगा। देखिए, ये जो बैच है ये पूर्णतः विजेता बैच है। अब विजेता बैच इसलिए हम नाम रखे हैं क्योंकि आप लोगों को विजय होके जाना है, पराजय होके मत नहीं जाना है, बल्कि विजय होके जाना है, विजेता बन के जाना है यहाँ से। हम लोग का टारगेट है 150 डे में 150 डे में पूरा सिलेबस को कंप्लीट कर देना, एक एक सवाल को देख लेना, एक एक सवाल को बेहतर तरीका से कर देना, तब जाके आप लोगों को छोड़ा जाएगा। अब जो परीक्षा होती है उसकी तैयारी कैसे होगी, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट और सब्जेक्टिव फॉर्मेट दोनों को लेकर चलने वाले हैं। यदि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट आपका 50 नंबर का है तो सब्जेक्टिव फॉर्मेट भी आपका 50 नंबर का है। इन दोनों का एकता होगा तभी आप जो है अच्छा से वहाँ अपना जो है क्या बोला जा सकता है, अच्छा से अपना वहाँ प्रभाव दिखा सकते हैं। यदि यहाँ तक बात समझ में आ गया हो तो डबल थम्स अप कीजिए, है ना? तो आइए सबसे पहले हम इतिहास का सिलेबस यानी कि हिस्ट्री का सिलेबस देखने वाले हैं। हिस्ट्री का सिलेबस देखने वाले हैं। देखिए, इतिहास इतिहास किसे कहते हैं? तो अतीत के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। या रेगनर फ्रेस ने कहा था कि भूतकालीन घटनाओं का जिक्र करना या अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। तो आपकी मर्जी है, जैसे भी बोलिए, है ना? देखिए, आर्ट्स जो होता है, आर्ट्स जो आप लोग कहते हैं उसे पूर्णतः आर्ट्स बोला जाता है। कला हिंदी में होता है। इसमें भाव और विचार के माध्यम से है जो शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। यदि यह सब्जेक्ट या यह सेक्टर या विषय नहीं होता है तो भाई देश नहीं चल सकता है ना? तो यूनिट 1 यानी कि अध्याय 1 जो है आपका, जो 12th जो है हिस्ट्री, उसमें 3 भागों में बांट दिया गया है।
प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन इतिहास। और 3 बुक है और तीनों को हम लोग ध्यान देंगे। देखिए अध्याय 1 जो है उसका नाम ईंट, मनके तथा अस्थियां है, जिसमें मुख्यतः हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ना है। हड़प्पा सभ्यता का परिचय देखेंगे, नगर नियोजन देखेंगे। नियोजन का अर्थ होता है प्लानिंग, प्लानिंग होता है ना, प्लानिंग होता है, क्या होता है, प्लानिंग होता है। नगर का नियोजन हम देखेंगे, इसमें देखेंगे कि कैसे इन लोगों ने नियोजन किया। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि मकान एवं भवन का निर्माण इन लोगों ने कैसे किया था, है ना। और उसके बाद मनके, आभूषण एवं शिल्प देखेंगे कि मनके क्या है, आभूषण क्या है, शिल्प ये जो है कैसे शिल्प कला का जो है ये करते थे। उसके बाद कृषि एवं व्यापार देखेंगे कि अपना ये व्यापार और कृषि किस अनुसार से करते थे, कौन से सभ्यता में, तो हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद हम देखेंगे कि सामाजिक एवं धार्मिक जीवन को कैसे ये व्यक्ति व्यक्त करते थे। फिर इसके बाद हम आखिरी जो है हड़प्पा सभ्यता का पतन में जाएंगे और पतन को देखेंगे कि इसका पतन कैसे हुआ और क्यों हुआ, है ना। उसके बाद पुरातात्विक साक्ष्यों एवं स्रोतों और साक्ष्यों को पुनः देखने का प्रयास करेंगे और समझ लेंगे, है ना। इसके बाद हम दूसरा अध्याय जो है हम लोगों का दूसरा अध्याय है वो राजा, किसान और नगर है। राजा, किसान और नगर है। इसमें महाजनपदों का उदय कैसे हुआ, जैसे कि हमारे भारत देश में, हिंदुस्तान में 17 महाजनपद थे, है ना। बिहार में कितने महाजनपद थे, ये सब के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद मगध साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई, मौर्य वंश को देखेंगे, अशोक एवं धर्म की शुरुआत को देखेंगे, और कृषि व्यवस्था को देखेंगे, नगरों का विकास कैसे हुआ इसके बारे में देखेंगे। और उसके बाद जो है व्यापारिक एवं वाणिज्यिक जो है इसके बारे में देखेंगे। और अंततः हम देखेंगे प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। ये जो आपका महाजनपद और मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, अशोक एवं धर्म की शुरुआत जो है, यहाँ से आपको बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको बहुत ही बेहतर तरीका से हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है हम लोग तीसरे चैप्टर को देखेंगे, यह है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, इसमें पहला टॉपिक जो है परिवार एवं संबंध को देखेंगे, है ना। उसके बाद वर्ण व्यवस्था को देखेंगे कि जैसे क्षत्रिय है, जो पैरों से शूद्र निकला है, मुंह से जो है क्षत्रिय निकला, ये ब्राह्मण जो है कैसे ये हुआ, उत्थान इन लोगों का कैसे हुआ, ये सब हम देखेंगे जातीय व्यवस्था। और फिर जातीय व्यवस्था में उसके बाद महिलाओं की स्थिति देखेंगे कि क्या प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, क्या प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति खराब थी, यदि खराब थी तो ये कैसे थी, है ना। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद महाभारत एवं सामाजिक जीवन के ऊपर चर्चा करेंगे कि महाभारत में कितने अध्याय थे, कितने टॉपिक थे, और कितने जो है भागों में इसका विभाजन किया गया था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद सामाजिक परिवर्तन के बारे में समझेंगे कि समाज में कैसे परिवर्तन आया, है ना। उसके बाद जो है विभिन्न वर्गों का विकास कैसे हुआ, जैसे कि आप जो है वर्ग थे, वर्ग थे, उन लोगों का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और बंधुत्व, जाति तथा वर्ग जो है, इससे भी बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हर वर्ष 2 से 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उसके बाद विचार, विश्वास और इमारतों को, जो चौथा चैप्टर है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ जो है VBI मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बनते हैं। जैसे बौद्ध धर्म का वो उत्पत्ति कैसे हुआ, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। जैन धर्म की उत्पत्ति कैसे हुआ, इसके बारे में पढ़ेंगे। उपनिषद एवं दार्शनिक विचार के बारे में पढ़ेंगे। भक्ति परंपराओं के बारे में पढ़ेंगे कि कालिदास क्या थे क्या नहीं थे, इसके बारे में चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद धार्मिक स्थापनाओं के बारे में देखेंगे, जैसे कि गुप्त वंश ने जो है शिशुनाग वंश ने कौन से धर्म की स्थापना करवाया था, इसके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद स्तूप, मंदिर एवं गुफाएं, जैसे कि स्तूप का अर्थ होता है कि पत्थर पर आके कुछ बनवा देना। मंदिर का निर्माण की कहाँ भाई, जैसे कि एक मंदिर है साउथ में, उसका नाम अभी भूल रहे हैं। खैर जब क्लासेस लेंगे तो उसमें विस्तार तरीका से, विस्तृत रूप से आप लोगों का बताने का काम करेंगे। गुफाएं, गुफा जो है अशोक का बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने गुफाओं का निर्माण करवाया था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद कला एवं वास्तुकला के ऊपर चर्चा करेंगे कि वास्तुकला क्या होता है, कला क्या होता है, इसके ऊपर हम पूर्णतः चर्चा करेंगे। अब जो 5वां चैप्टर है, यानी कि 5वां अध्याय है, यात्रियों के नजरिए।
यात्रियों के नजरिए है। क्या है? यात्रियों के नजरिए। ये विदेशी यात्रियों का परिचय, ये जो बुक है ये आपका सेकंड बुक हो गया, यानी कि सेकंड बुक मध्यकालीन इतिहास का है ना। इसमें हम देखेंगे कि विदेशी यात्रियों का परिचय देखेंगे कि विदेशी यात्री आए थे तो क्या अपना प्रभुत्व दिखा कर गए, सॉरी। उसके बाद अल बिरूनी के बारे में हम जानेंगे, इनवर बतूता के बारे में जानेंगे, और फार्सवा वार्नियर के बारे में जानेंगे। उसके बाद यात्रियों के विवरण का इतिहास का महत्व जानेंगे, है ना। इसके बाद भारतीय समाज अर्थव्यवस्था एवं सांस्कृतिक वर्ण के ऊपर चर्चा करेंगे कि भारतीय सामाजिक समाज में अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति का क्या वर्ण है, कौन सा वर्ण व्यवस्था है, कैसे इन लोगों का ने विकास किया था, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यहाँ से भी सवाल 1 से 2 सवाल आ ही जाते हैं। अब देखिए, जो हम लोगों का सेकंड बुक में सेकंड चैप्टर है या छठा चैप्टर बोलें तो भक्ति सूफी परंपरा है ना, भक्ति सूफी परंपरा। तो भक्ति आंदोलन क्या थी, कैसे हुई, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। दक्षिण भारत के संत के ऊपर चर्चा करेंगे, जैसे कि हो गया दक्षिण भारत के संत के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद उत्तर भारत के संत के ऊपर चर्चा करेंगे। कबीर के बारे में हम बताने का प्रयास करेंगे, गुरु नानक जी के बारे में हम बताएंगे। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम चर्चा करेंगे, है ना। चैतन्य महाप्रभु के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि क्या थे, है ना। फिर सूफी सिलसिले के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। खानकाह एवं दरगाह के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। भक्ति सूफी आंदोलन का प्रभाव को देखेंगे कि कैसे इन लोगों ने भक्ति सूफी आंदोलन करके पूरे हिंदुस्तान या फिर पूरे आर्यभट्ट या पूरे भारत देश में कैसे आंदोलन को प्रभावित किया, इसको ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम 7वां अध्याय या सेकंड बुक का तीसरा अध्याय को देखेंगे। तो एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, यह चैप्टर की नाम है। और इसमें टॉपिक जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कैसे हुई और किसने किया, संगम 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 सलूब तुलुब एवं अरविदु वंश की स्थापना कैसे हुई, कृष्णदेव राय कौन थे, हम्पी नगर कहाँ था, प्रशासक हम ये जो है हम्पी का प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसी थी, कला एवं वास्तुकला इसकी कैसी थी, और विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, विजयनगर साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और फिर जो है 8वां यूनिट या कहें ऐसा कि सेकेंड बुक का चौथा चैप्टर है, वो किसान जमींदार और राज्य है। किसान जमींदार और राज्य है। इसमें हम मुख्यतः मुगल कालीन व्यवस्थाओं के ऊपर चर्चा करेंगे और किसान वर्ग के ऊपर चर्चा करेंगे, जमींदारी व्यवस्थाओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि जमींदारी व्यवस्था जो है इसकी स्थापना कैसे हुई, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। अकबर के भू राजस्व नीतियों को देखेंगे कि इसने जो पूरे भारत में भू राजस्व की नीति को कैसे बरकरार रखा और किस अनुसार से बनाया, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। टोडरमल की अर्थव्यवस्थाओं को देखेंगे, यहाँ व्यवस्था है लेकिन अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। टोडरमल जो है अकबर के वित्त मंत्री है ना। टोडरमल जो है अकबर का वित्त मंत्री है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और ग्रामीण समाज के ऊपर भी हम देखेंगे। कृषि उत्पादन में सिंचाई की व्यवस्था कैसी थी, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। और अब हम जो है 9वें अध्याय या कहें ऐसा कि तीसरा बुक का पहला अध्याय को हम देखेंगे कि उपनिवेशवाद और देहात क्या है। उपनिवेशवाद और देहात क्या है। अभी देहात का मतलब ये नहीं समझ लिया कि गांव देहात है ना। देहात अलग चीज है। उपनिवेशवाद का हम बता दें तो उपनिवेशवाद का अर्थ होता है किसी देश पर किसी दूसरे देश का प्रभुत्व हो, उसे ही उपनिवेशवाद कहा जाता है ना। इसमें हम भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद को देखेंगे। ग्रामीण समाज की संरचनाओं के बारे में देखेंगे। अस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमिट स्टेटमेंट जो है, परमानेंट स्टेटमेंट जो है, इसकी स्थापना कैसे हुई, इसको बारे में हम देखेंगे। रैयतवाड़ी और महलवाड़ी व्यवस्थाओं के बारे में हम देखेंगे कि रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, महलवाड़ी व्यवस्था क्या थी, इसके ऊपर संपूर्ण चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो है किसान और कृषि संकट के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो है नील की खेती कैसे हुआ करती थी और चंपारण में इसका विद्रोह कैसे हुआ, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। किसान आंदोलन का विकास कैसे हुआ, किसान आंदोलन का जो है
बोला जाए तो आर्थिक कैसे हुआ, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद औपनिवेशिक नीतियों को प्रभाव को देखेंगे, है ना। अब हम दूसरा बुक के तीसरा बुक के सेकेंड चैप्टर में आएंगे, जिसका नाम है विद्रोह और राज्य। विद्रोह और राज्य, इसमें हम 1857 की क्रांति को पढ़ेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई, मंगल पांडे क्या थे, और जो है विद्रोह का पतन कैसे हो गया, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। विद्रोह के कारण क्या थे, प्रमुख नेता इसमें कौन थे, विद्रोह का विस्तार कैसे हुआ, अंग्रेजों द्वारा दमन विद्रोह को कैसे किया गया, विद्रोह के परिणाम कैसे हुए, विद्रोह का ऐतिहासिक महत्व क्या था, है ना। ये जो आपका उपनिवेशवाद और विद्रोह और राजा है, इसके ऊपर जो है हम लोग विशेष तरीका से ध्यान देंगे, जिससे कि एक भी सवाल ना छूटे, है ना। अब हम 11वां जो चैप्टर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये चैप्टर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, इस चैप्टर का नाम महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन है। इसमें हम महात्मा गांधी का भारत आगमन देखेंगे, चंपारण सत्याग्रह देखेंगे, खेड़ा सत्याग्रह देखेंगे, अहमदाबाद मिल मजदूरों की आंदोलन देखेंगे, असहयोग आंदोलन देखेंगे, सबने अवज्ञा आंदोलन को देखेंगे, दांडी मार्च को देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कैसे महात्मा गांधी और जो भी जन आंदोलन थे, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे और अंग्रेजों को भारत से भगाने का कार्य किए। और उसके बाद हम गांधी जी की विचारधाराओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या ये विचारधाराएं सही था, क्या ये विचारधाराएं गलत थी। उसके बाद हम 12वां चैप्टर, जिसका नाम है संविधान निर्माण, इसके ऊपर जाएंगे और समझेंगे, को पढ़ने का काम करेंगे। पहला इसमें टॉपिक जो है संविधान सभा का गठन कब हुआ, संविधान निर्माण की प्रक्रिया कैसे हुई, संविधान सभा की प्रमुख समितियां कौन कौन सी थी, डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका इसमें कैसी थी, और संविधान की प्रस्तावना को देखेंगे, मौलिक अधिकार को देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखेंगे जिसे हम डीपीएसपी भी कहते हैं, और भारतीय संविधान की विशेषताओं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। ये जो है आपका संविधान का पार्ट है। ये जो आपका 12वां चैप्टर है ये संविधान का पार्ट है, लेकिन हम लोग हिस्ट्री में ही कंप्लीट करेंगे। अब हम भूगोल के ऊपर चर्चा करें, भूगोल यानी कि जियोग्राफी के ऊपर चर्चा करें। तो जियोग्राफी जो है इसमें हम 3 बुक का अध्ययन करेंगे। और पहला जो बुक है उसमें हम उसमें पहला अध्याय का नाम मानव भूगोल, प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र। इसमें जो है महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम देखें तो मानव के भूगोल का अर्थ क्या है, मानव भूगोल की प्रकृति कैसी है, विषय क्षेत्र क्या है, मानव भूगोल का विकास कैसे हुआ, मानव एवं पर्यावरण का संबंध कैसे था, मानव भूगोल का महत्व कैसे था, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मुख्यतः अगर 12th की भूगोल या 12th का ज्योग्राफी के ऊपर चर्चा करेंगे तो यह कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि मानवों के प्रति संवेदनशील है, या इसको हम ह्यूमन ज्योग्राफी भी कह सकते हैं, है ना। इंग्लिश में इसे हम ह्यूमन ज्योग्राफी भी कह सकते हैं। इसके बाद हम लोग सेकंड चैप्टर के ऊपर आएंगे तो विश्व की जनसंख्या एवं वितरण, घनत्व और वृद्धि के ऊपर चर्चा करेंगे। इसमें जो है जनसंख्या वितरण, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन, जनसंख्या संरचना और प्रसार के ऊपर चर्चा करेंगे। जनसंख्या किसे कहते हैं, तो किसी देश में समस्त रहने वाले लोगों को जो है जनसंख्या कहते हैं। उसके बाद हम तीसरे अध्याय पर आ जाएंगे, जिसका नाम जो है मानव विकास है। मानव विकास में हम पढ़ेंगे, मानव विकास की अवधारणाओं को देखेंगे, मानव विकास की सूचकांक यानी कि HDI, मानव विकास की सूचकांक यानी कि HDI, जिसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसे जो है हम लोग इकोनॉमिक्स में भी पढ़ने का काम करेंगे और ज्योग्राफी में भी पढ़ने का काम करेंगे। उसके बाद मानव विकास के स्तर को हम लोग देखेंगे, मानव विकास के प्रभाव को भी हम सरलता से देखेंगे। सतत मानव विकास क्या है, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद प्राथमिक क्रिया, चौथा चैप्टर देखेंगे तो प्राथमिक क्रिया। अब जिस अनुसार से क्लास 10th में इकोनॉमिक्स में पढ़े थे कि जो है और अर्थव्यवस्था
अर्थशास्त्र की कितनी शाखाएं हैं, तो आप लोगों ने पढ़ा था कि 3 शाखाएं हैं। कौन कौन? तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यहाँ जो हम लोग हैं प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र के ऊपर चर्चा करेंगे। प्राथमिक क्षेत्र में जो है पढ़ना है हम लोग को प्राथमिक क्षेत्र की क्रियाओं को का अर्थ क्या है, शिकार एवं संग्रह क्या है, पशुपालन क्या है, कृषि क्या है, वानिकी क्या है, मत्स्य पालन क्या है और खनन क्या है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। यदि हम प्राथमिक क्षेत्र को बोले तो ऐसा क्षेत्र जहां हम लोग कृषि से संबंधित कार्य करते हैं उसे ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और अब जो है सेकंड चैप्टर, 5वां चैप्टर जो है उसका नाम द्वितीयक क्रिया है। द्वितीयक क्रिया की अगर हम चर्चा करें तो ऐसा क्षेत्र जहाँ पे कृषि तथा उद्योग दोनों शामिल हो उसे ही द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें हम उद्योग को पढ़ेंगे, उद्योग का वर्गीकरण करेंगे और औद्योगिक अवस्थिति को देखेंगे, विनिर्माण उद्योग देखेंगे, उद्योग के क्षेत्र को देखेंगे, है ना। इसके बाद तृतीयक क्षेत्र और चतुर्थ क्षेत्र के क्रियाकलापों को देखेंगे कि तृतीयक क्रिया क्या है। तो तृतीयक क्रिया में जो है हम बोल सकते हैं कि ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ऐसा क्रिया या ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सेवाओं का प्रावधान किया जाता है उसे ही तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। चतुर्थ क्षेत्र को चतुर्थ क्रियाओं को देखेंगे, उसके बाद पंचम क्रियाओं को हम देखने का कार्य करेंगे और फिर इसके बाद जो है सेवा क्षेत्र सूचना प्रौद्योगिकी को देखेंगे। अब देखिए 7वां जो चैप्टर है इसका नाम परिवहन एवं संचार है। परिवहन एवं संचार में हम लोग पढ़ेंगे परिवहन के साधन क्या है। अब परिवहन का अर्थ क्या होता है वो जो है आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि परिवहन का अर्थ क्या है, परिवहन क्यों जरूरी है, वो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। सड़क परिवहन को देखेंगे, रेल परिवहन को देखेंगे, जल परिवहन को देखेंगे, वायु परिवहन को देखेंगे और उसके बाद पाइपलाइन परिवहन को देखेंगे और संचार एवं उपग्रह संचार के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए एक यहाँ पे ट्विस्ट जोड़ा गया है कि पाइपलाइन परिवहन क्या है। तो पाइपलाइन परिवहन जो है हिंदुस्तान में पॉसिबल नहीं है। ये जो है दुबई जैसे गल्फ कंट्रियों में अधिक मात्रा में पाइपलाइन परिवहन देखने को मिलता है। उसके बाद हम लोग 8वां चैप्टर जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार इसको पढ़ने का कार्य करेंगे कि व्यापार का अर्थ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या है, व्यापार संतुलन क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन क्या होता है, WTO, है ना। WTO का जो फुल फॉर्म होता है, ये जो होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और फिर उसके बाद बंदरगाह के ऊपर चर्चा करेंगे। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि बंदरगाह का अर्थ होता है कि जहाँ बंदर पाला जाता है। जी नहीं, जहाँ बंदर पाला जाता है उसको बंदरगाह नहीं कहा जाता है, बल्कि वैसा स्थान जहाँ पे समुद्री जहाज आकर तटीय क्षेत्र पर लगते हैं उसे ही बंदरगाह कहा जाता है। उसके बाद वैश्विक व्यापार संगठनों को हम देखेंगे, है ना। उसके बाद जो है हम ज्योग्राफी के सेकंड बुक में चले जाएंगे। जो ज्योग्राफी के सेकंड बुक यानी कि पहला अध्याय आंकड़े एवं स्रोत और संकल्प को देखेंगे, जिसमें हम लोग आंकड़ों का अर्थ समझेंगे, आंकड़ों के प्रकार समझेंगे, प्राथमिक एवं द्वितीय आंकड़ा क्या है, आंकड़ों का स्रोत कैसे है या क्या है, आंकड़ों का संकलन क्या है, प्रश्नावली एवं अनुसूची के ऊपर चर्चा करेंगे, जनसंख्या एवं नमूना सर्वेक्षण के ऊपर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद दूसरा जो हम लोग का चैप्टर है वो आंकड़ों का प्रक्रम है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे आंकड़ों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, सरणीयकरण क्या है यानी कि टर्बुलेशन क्या है। टर्बुलेशन का अर्थ होता है कि ऐसा हचका को समझिए कि कहीं पे गाड़ी चल रहा हचक गया, है ना, उसको टर्बुलेशन कहा जाता है। आवृत्ति वितरण के ऊपर चर्चा करेंगे, प्रतिशत निकाय के ऊपर चर्चा करेंगे, औसत के ऊपर चर्चा करेंगे, माध्यिका और बहुलक के ऊपर चर्चा करेंगे। ये मुख्यतः जो है 3 जो आप लोगों को टॉपिक मिला, औसत, माध्यिका और बहुलक, ये जो है मैथ का भाग है, लेकिन हम लोग ज्योग्राफी में भी पढ़ना पड़ेगा। अब कौन चोट्टा लोग कहता है कि आर्ट्स में जो है मैथ नहीं पढ़ा जाता है, बताइए। तो आर्ट्स ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ सब चीज को घुसा दिया जाता है, उसे ही आर्ट्स कहा जाता है।
जिस अनुसार से बीए को बर्बाद आदमी कहा जाता है, उस अनुसार से आर्ट्स जो होता है हर चैप्टर, हर सब्जेक्ट का एक विषय बना हुआ है ना। अब आप लोग बताइए कि कौन लोग है ये समझते थे कि बीए मतलब बर्बाद आदमी। ऐसा नहीं है, बीए का अर्थ बर्बाद आदमी नहीं होता है। बीए भी करना जरूरी है, जैसे कि गिरना भी जरूरी है, संवरना भी जरूरी है, मिलना भी जरूरी है और हंसना भी जरूरी है। उसी अनुसार से ग्रेजुएशन भी करना जरूरी है। अब जिनके पास पैसा है बीएड करेंगे, बीटेक करेंगे, है ना। बाकी जो बर्बाद आदमी है वो बीए करेगा। ये जो आंकड़ों का आलेखी निरूप थोड़ा बोलते बोलते हम भी थक गए हैं, है ना। आंकड़ों का आलेखन निरूप जो है, इसके ऊपर जब हम पढ़ेंगे तो इसमें मुख्य टॉपिक जो है बार ग्राफ, रेखा ग्राफ, वृत्त, वृत्त, आयतन चित्र या आयत चित्र, आयतन चित्र या आयत चित्र, हिस्टोग्राफ, आवृत्ति बहुभुज और संचनीय वक्र के ऊपर चर्चा करेंगे। ये सब जो आप लोगों को टॉपिक है, ये मैथ जैसा प्रतीत हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे आंकड़ों का आलेखन निरूपण लिखा गया है ना। तो भाई कॉम्प्लिकेटेड तो है। जो लोग ये मजा मारने के लिए ज्योग्राफी लिए थे कि 30 नंबर जो है हम लोग को तो कॉलेज में दे देगा, स्कूल में दे देगा, तो हमने तो मजा मार के पढ़ेंगे, तो भाई भाग पड़ने वाला है ना। इसके बाद हम थर्ड बुक में जब हम जाते हैं तो इसका पहला अध्याय जो है जनसंख्या वितरण एवं घनत्व वृद्धि और संगठन के ऊपर ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम। इसमें जो है मुख्यतः बिंदुओं को हम चर्चा करें तो भारत की जनसंख्या का वितरण पढ़ेंगे कि भारत में जनसंख्या का वितरण किस अनुसार से होता है या वर्णन किस अनुसार से होता है, जनसंख्या घनत्व को कैसे निकाला जाता है या जनसंख्या घनत्व क्या है। तो जनसंख्या घनत्व घनत्व को अगर देखें तो जनसंख्या डिवाइडेड बाय उस राज्य या उस देश की क्षेत्रफल को जब हम डिवाइड करते हैं तो जनसंख्या घनत्व निकल जाता है। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के ऊपर चर्चा करेंगे, जनसंख्या संगठन के ऊपर चर्चा करेंगे, लिंगा अनुपात यानी कि सेक्स रेशियो के ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद आयु संरचना की, क्या भारत में जो है 60 वर्ष से अधिक तक आयु पॉसिबल है यानी जीवन पॉसिबल है। साक्षरता के ऊपर चर्चा करेंगे यानी एजुकेटेड के ऊपर चर्चा करेंगे, क्या भारत में जो है विदेशों के मुकाबले साक्षरता जो है बेहतर है। क्या बिहार में, अगर बिहार में इस चीज़ को देखेंगे, क्या भारत देश में बिहार की साक्षरता व्यवस्था अच्छी है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद जो है व्यावसायिक संरचनाओं के ऊपर चर्चा करेंगे कि क्या जो है भारत में व्यावसायिकरण जो सफल हुआ नहीं हुआ, इसके ऊपर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद जो सेकंड चैप्टर है मानव बस्तियां हैं। बस्ती का अर्थ क्या होता है, जहां मानव जो इंसान है एक गांव बनाते हैं और छोटी छोटी गांव नहीं, गांव बड़ा हो जाएगा, ऐसा स्थान जहां पे लोग 10 से 100 घरों का निर्माण करते हैं, उसे ही बस्तियां कहा करते हैं या गांव कहा करते हैं। गांव में मानिए, है ना। इसमें मुख्यतः जो हम लोग पढ़ेंगे ग्रामीण बस्तियां, नगरीय बस्तियां, बस्तियों के प्रकार, नगरीकरण, महानगर एवं महानगरीय क्षेत्र को पढ़ेंगे, स्मार्ट सिटी के अवधारणाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। ये जो मानव बस्तियां हैं पॉलिटी का भाग है, लेकिन हम लोगों को जो है एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए ज्योग्राफी में भी अध्ययन करना होगा। उसके बाद जो है हम लोग तीसरा जो चैप्टर है ज्योग्राफी का, तीसरा चैप्टर, थर्ड बुक का तीसरा चैप्टर, उसमें भू संसाधन का तथा कृषि है। इसमें मुख्य टॉपिक जो है भूमि संसाधन, भूमि उपयोग, कृषि के प्रकार, प्रमुख फसलें, हरित क्रांति, कृषि समस्याएं, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जो है चौथा चैप्टर है जल संसाधन। जिस अनुसार से हम लोग ज्योग्राफी में क्लास 10th में पढ़े थे, आप लोग पढ़े होंगे संसाधन, वही चीज जो है यहाँ पे संसाधनों को डिवीजन करके चैप्टर बनाया गया है। जल संसाधन, भू संसाधन, इस खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, ये सब है। जल संसाधन एवं वितरण को हम लोग देखेंगे, सिंचाई व्यवस्था के ऊपर देखेंगे, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के बारे में देखेंगे। इस बार जो है 72 बीपीएससी इसमें पूछा गया है कि बहुउद्देशीय परियोजनाएं से सवाल आया था कि क्या 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 एमपी में
जो है सोन नदी घाटी परियोजनाएं सफल हुई। मेंस में ये सवाल पूछा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से कि क्या सोन नदी एमपी में नदी घाटी परियोजना सफल हुई कि नहीं हुई, इसके ऊपर आप टिप्पणी करें, है ना। उसके बाद जल संसाधन के ऊपर हम देखेंगे, वर्षा जल संचयन को देखेंगे। और अगला चैप्टर जो है वो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है। खनिज तथा ऊर्जा संसाधन है। इसमें हम लोग मुख्यतः देखेंगे खनिज संसाधन क्या है, लोह कोयला पेट्रोलियम की प्रकृति कैसे है ना। ऊर्जा के पारंपरिक और अपारंपरिक स्रोत कैसे हैं, यानी कि पारंपरिक स्रोत कैसे हैं और अपारंपरिक स्रोत कैसे हैं। ऊर्जा संरक्षण के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके आगे हम जाते हैं तो नेक्स्ट जो चैप्टर है हम लोगों का, भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत कोशिकीय विकास। यहाँ से भी हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है। और चूंकि आप लोग जो है क्लास 12 का इंटरमीडिएट का एग्जाम दे रहे हैं तो यहाँ से सवाल बनना लाजमी है। इसके बाद इसमें जो टॉपिक है नियोजन की अवधारणाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, सतत विकास की अवधारणाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, क्षेत्रीय विकास के ऊपर चर्चा करेंगे, पर्यावरण संरक्षण के ऊपर चर्चा करेंगे, विकास एवं संसाधन प्रबंधक के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। और नेक्स्ट जो चैप्टर है हम लोग का परिवहन तथा संरक्षण है। अरे सब तो हाँ, परिवहन एवं संरक्षण है। इसमें हम लोग सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन, डाक एवं दूरदर्शन और इंटरनेट एवं संचार के ऊपर चर्चा करेंगे। 8वां जो चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय व्यापार है। इसमें आयात एवं निर्यात यानी कि एक्सपोर्ट एवं इंपोर्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, इंपोर्ट एवं एक्सपोर्ट के ऊपर चर्चा करेंगे, व्यापार संतुलन के ऊपर चर्चा करेंगे, प्रमुख बंदरगाहों को हम लोग देखने का काम करेंगे, वैश्वीकरण के ऊपर चर्चा करेंगे और भारत के विदेश नीतियों के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद अगला जो चैप्टर है भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। इसमें हम लोग मुख्यतः जो देखेंगे वो पर्यावरण प्रदूषण, जल संकट, पर्यावरण प्रदूषण, जल संकट, भूमि संरक्षण, प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, शहरी समस्याओं के ऊपर चर्चा करेंगे, ग्रामीण विकास के ऊपर चर्चा करेंगे और जलवायु परिवर्तन के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। अब ये तो आप लोग का ज्योग्राफी का पार्ट था। लगभग 300-400 मिनिमम मुख्य टॉपिक है और इससे अधिक जो टॉपिक है आप लोगों को भी पढ़ना है। और हम लोगों के पास कितना समय है, मात्र 150 डे यानी कि 150 दिन। 150 दिनों में हम लोगों को जो है अथाह मेहनत करना होगा और मेहनत करने के बाद जो है हम लोग उस काबिल बन पाएंगे जब हम लोगों का नैया पार हो जाएगा। और हम लोग का टारगेट है कि सभी बच्चों का जो है 400 प्लस नंबर ही होने चाहिए। और यदि आप इतना कर लेते हैं तो आप जो है इतना पा लीजिएगा, है ना। आना कहाँ है आप लोगों को, तो गया जी में। अब देखिए राजनीतिक विज्ञान या इसी को हम लोग बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान या पॉलिटिकल साइंस। इसमें पहला जो चैप्टर है दो ध्रुवता विश्व का अंत। इसमें हम लोग का मुख्य जो बिंदु है दो ध्रुवता विश्व की अवधारणाओं के ऊपर चर्चा करेंगे, शीत युद्ध क्या था इसके ऊपर चर्चा करेंगे, सोवियत संघ का विघटन कैसे हुआ जिसे हम वर्तमान में रूस कहते हैं, है ना। एक ध्रुवता विश्व की स्थापना कैसे हुई, यानी कि जो यूएस है वो महाशक्तिशाली कैसे बना रहा, नए विश्व व्यवस्थाओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद सत्ता के समकालीन केंद्रों को हम लोग देखेंगे कि यूरोपीय संघ यानी कि यूए क्या है। और उसके बाद हम लोग देखने का प्रयास करेंगे आसियाना क्या है ना, चीन का उद्देश्य क्या है, जापान क्या है, रूस क्या है और शक्ति संतुलन कैसे क्या करते हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग का तीसरा जो चैप्टर है समकालीन दक्षिण एशिया के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए अगर उत्तरी एशिया की चर्चा करें तो वो था यूएस था, रसिया था यानी कि यूएसएसआर या था। और दक्षिण एशिया की बात करें तो यहाँ पे पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव एवं समस्त दक्षिणी संगठनों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद जो है चौथा चैप्टर है अंतरराष्ट्रीय संगठन, जिसमें हम संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएनओ
को देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के ऊपर चर्चा करेंगे, यूनियन नेशनल सॉरी जो है यूनियन नेशनल नेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, यूएनओ है ना, यूएनओ। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग के ऊपर चर्चा करेंगे, सुरक्षा परिषद के ऊपर चर्चा करेंगे और महासभा के ऊपर चर्चा करेंगे, वैश्विक बैंक वर्ल्ड बैंक के ऊपर चर्चा करेंगे, IMF के ऊपर चर्चा करेंगे और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चर्चा करेंगे, विश्व व्यापार संगठन जो कहा जाए हिंदी में। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय संगठन की भूमिकाओं के ऊपर चर्चा करेंगे। अब देखिए पांचवा जो हम लोगों का चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा, कि समकालीन विश्व में सुरक्षा कौन करते हैं, है ना। पारंपरिक सुरक्षा हो गया, अपारंपरिक सुरक्षा हो गया, आतंकवादी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, मानव सुरक्षा हो गया, वैश्विक सुरक्षा की चुनौतियों के ऊपर चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोगों का छठा जो चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस में, इसमें पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर चर्चा की गई है। इसको हम लोग पर्यावरण समस्याओं को देखेंगे, ज्वालामुखी परिवर्तन और वैश्विक तापमान वृद्धि, जैव विविधता, प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण, सतत विकास के ऊपर मुख्यतः हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद हम लोगों का जो सातवां चैप्टर है वो वैश्वीकरण है। वैश्वीकरण का होता है आधुनिकीकरण। वैश्वीकरण का विश्व में जो है नव युक्ति जीवन का जीना, है ना। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, वैश्वीकरण के आयाम क्या है, भारत पर इसका प्रभाव क्या पड़ा, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव कैसे थे, वैश्वीकरण की चुनौतियां कौन कौन सी थी, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। अब देखिए कि सेकेंड बुक जो है आप लोगों का वो स्टार्ट हो जाता है। सेकेंड बुक का पहला जो चैप्टर है उसका नाम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां है। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां है कि स्वतंत्रता के समय भारत की स्थिति कैसी थी। अरे भाई, जब अंग्रेजों से स्वतंत्र हुआ तो भारत की स्थिति कैसी थी, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद रियासतों का एकीकरण, की जो यहाँ पे जो है देसी रियासत रहते थे उन लोगों को विलय कैसे किया गया, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। संविधान का कार्यान्वयन यानी कि संविधान जो है क्रियाकलाप कैसे हुआ, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। भारत आधारित राज्यों का, भाषाई आधारित राज्यों का गठन कैसे हुआ, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और साथ में हम कुछ केस के ऊपर भी चर्चा करेंगे, जिससे कि आप लोगों को जो है अधिक जानकारी मिल सके और एग्जाम में जो है आप लिख सके बहुत अच्छा तरीका से। इसके बाद राष्ट्रीय एकता की चुनौतियों के ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिर अध्याय 2 एक दल के प्रभुत्व का दौर हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस प्रणाली क्या है, प्रथम आप चुनाव क्या था, नेहरू युग किसको कहते हैं, विपक्ष एवं पक्ष की भूमिका क्या होती है, विपक्ष की भूमिका क्या होती है, एक दलीय प्रभुत्व की विशेषताओं के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे नियोजित विकास की राजनीतिक, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, पंचवर्षीय योजना क्या है, हरित क्रांति क्या था और भूमि सुधार क्या है, विकास की चुनौतियां क्या क्या ही हुई, है ना। उसके बाद भारत के विदेश संबंध के ऊपर चर्चा करेंगे। कूटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है ना, भारत चीन संबंध क्या है, भारत पाक संबंध क्या है, भारत की विदेश नीतियां क्या क्या है, भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, से संबंध कैसा है। उसके बाद हम लोगों का जो पांचवा चैप्टर है कांग्रेस प्रणाली की चुनौतियां और जो है पुनः स्थापना के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें हम 1967 के चुनाव को देखेंगे। कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ, इंदिरा गांधी का नेतृत्व कांग्रेस के प्रति कैसे था, 1971 का आम चुनाव क्या था, बांग्लादेश युद्ध क्या थे और कांग्रेस की वापसी कैसे हुई, इसके ऊपर हम पांचवा चैप्टर में चर्चा करेंगे। इसके बाद हम लोग जो है नेक्स्ट चैप्टर जिसका नाम लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट है, इसमें हम लोग मुख्य टॉपिक के ऊपर चर्चा करें तो आपातकालीन स्थिति क्या थी, यानी कि 1975 से 77 के बीच में कैसे हम लोग आपातकाल को झेलें और कैसे इसका निवारण किया और क्या इसके कारण थे, लोकतंत्र का प्रभाव कैसे था, जनता पार्टी सरकार इसमें कैसे प्रदर्शन की और लोकतंत्र की पुनर्स्थापना कैसे हुआ, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और सातवां जो हम लोग का चैप्टर है वो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं,
जिसमें क्षेत्रवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। क्षेत्रवाद के ऊपर चर्चा करेंगे। क्षेत्रवाद का मतलब कैसे, जैसे कि आप यूपी बिहार के ऊपर देखते हैं, दिल्ली और बिहार का जो संबंध है इसके बारे में देखते हैं कि जैसे बिहारियों को जो है, बिहार के मजदूरों को या बिहार के लोगों को हीन नजरिए से देखा जाता है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे क्षेत्रवाद में। पंजाब आंदोलन के ऊपर चर्चा करेंगे, असम आंदोलन के ऊपर चर्चा करेंगे, जम्मू कश्मीर मुद्दा के ऊपर चर्चा करेंगे, क्षेत्रीय दल का उदय कैसे हुआ इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद जो हम लोगों का नेक्स्ट चैप्टर और आखिरी चैप्टर है, आखिरी अध्याय है, उसका नाम भारतीय राजनीतिक राजनीतिक नए बदलाव के ऊपर हम लोग देखेंगे। इसमें है गठबंधन राजनीतिक क्या होता है, यानी कि गठबंधन कैसे होता है, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, कि राष्ट्र का दल क्या होता है और क्षेत्र का दल क्या होता है, आर्थिक उदारीकरण के ऊपर चर्चा करेंगे, लोकतंत्र की चुनौतियों के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, यदि भारत में लोकतंत्र है तो इसके क्या खामियां भी है, चुनौतियां क्या है ना। उसके बाद भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्तियां क्या क्या है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये जो आपका पॉलिटिकल साइंस है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यदि आप इसको नहीं पढ़ते हैं तो आप जीवन नहीं जी पाइएगा। फिर वही होगा, तो सब छोटा सा अरोगा दरोगा होता है, वो झाड़ देगा, है ना। बिहार पुलिस होगा, छोटका ननका बाव, उसका क्या नाम है, सिपाही एक होगा, वो आपको झाड़ के चल जाएगा। तो ये आपको पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना कि आप किसी को नंबर देते हैं, नंबर देने के बाद करते हैं, बात करते हैं, उतना ही ये जरूरी है ना। तो फिर वही होगा जैसे रोशन मास्टर के साथ हुआ है ना, खैर हमरे पास साथ ना हुआ है। हाँ, चलिए फिर उसके बाद हम लोग अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे। अब एक बच्चा का सवाल ये था कि सर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर होता है, ये इसका मतलब क्या होता है। तो ये जो है आप जब ऑफलाइन क्लास आइएगा तो स्पष्टीकरण से समझा दिया जाएगा। देखिए, जब ट्वेल्थ का जो है अर्थशास्त्र है इसको दो भागों में बांट दिया गया है। ट्वेल्थ का जो अर्थशास्त्र है इसको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला जो है वो समष्टि अर्थशास्त्र है और दूसरा जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र है। व्यष्टि अर्थशास्त्र को माइक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र को जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है ना। समष्टि अर्थशास्त्र में हम सूक्ष्म दर्शीय अर्थशास्त्र को देखते हैं, जैसे कि पहला जो हम लोगों का चैप्टर है समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। इसमें हम लोग देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, समष्टि एवं व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कौन कौन से हैं, अर्थव्यवस्था के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं और समष्टि अर्थव्यवस्था का महत्व क्या है। उसके बाद हम लोग जो है राष्ट्रीय आय, नेक्स्ट चैप्टर जो है राष्ट्रीय आय। आय का अर्थ होता है आपके पास कितना पैसा है या कितना पैसा आ रहा है ना। तो राष्ट्रीय आय में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय आय की अवधारणा, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी के ऊपर भी चर्चा करेंगे। जीडीपी का अर्थ होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल 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 राष्ट्रीय प्रोडक्ट। और एनडीपी का अर्थ होता है नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसको हिंदी में बोला जा सकता है राष्ट्रीय घरेलू उत्पाद। और एनएनपी का अर्थ होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट, है ना। इसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे राष्ट्रीय आय मापन की विधियां, कि राष्ट्रीय आय का मापन कैसे होगा, जो है मापन का विधि कैसे होगा, वास्तविक एवं नाम मात्र की आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय की गणना कैसे होती है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है हम लोग चर्चा करेंगे मुद्रा। मुद्रा यानी कि मनी मार्केट। मुद्रा को हम लोग मनी भी कहते हैं। और मुद्रा में हम लोग देखेंगे कि मुद्रा का अर्थ एवं कार्य क्या है, मुद्रा की आपूर्ति क्या होती है, बैंकिंग प्रणाली क्या होती है, केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई क्या होता है, वाणिज्यिक बैंक यानी कि वाणिज्यिक बैंक क्या होता है, साख का सृजन कैसे किया जाता है और मौद्रिक नीति क्या है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और हम लोगों का नेक्स्ट जो चैप्टर है आय एवं रोजगार है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे समग्र मांग। समग्र मांग या इसको हम बोलेंगे समस्त मांग भी बोल सकते हैं, समस्त मांग या समग्र मांग भी बोल सकते हैं। इंडेक्स फंड, ये वाला जो है ना समग्र मांग। और उसके बाद समग्र आपूर्ति के ऊपर चर्चा करेंगे।
प्रभावित मांग के ऊपर चर्चा करेंगे, संतुलन आय के ऊपर चर्चा करेंगे, गुणांक के ऊपर चर्चा करेंगे, बेरोजगारी के ऊपर चर्चा करेंगे। बेरोजगारी का परिभाषा क्या होता है कि आप कार्य करने के लिए सक्षम है, इच्छुक है, लेकिन कार्य की तलाश में भी है, लेकिन आपको कार्य वो नहीं मिल रहा है, उसे ही बेरोजगारी कहते हैं। और रोजगार की निरंतरता के ऊपर चर्चा करेंगे। और हम लोगों का जो नेक्स्ट चैप्टर है वो सरकारी बजट है। सरकारी बजट में बजट का अर्थ क्या होता है, पॉलिटी में इसको बोला जाता है, पॉलिटी में इसको यानी कि राजनीतिक या राज्य व्यवस्था में बोला जाता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक। खैर इसको बाद में बताएंगे। बजट के उद्देश्य के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। राजस्व प्राप्तियां एवं व्यय के ऊपर चर्चा करेंगे। व्यय का मतलब होता है खर्च, व्यय के मतलब खर्च। उसके बाद पूंजी प्राप्तियां एवं व्यय के ऊपर चर्चा करेंगे। राजकोषीय घाटा, वित्त निर्माण। देखिए आपको इसलिए पढ़ना है कि इसलिए सिर्फ नहीं पढ़ना है कि सिर्फ नंबर यहाँ से ले जाना है। मेरे भाई जब आप 12th के बाद बाहर जाइएगा ना तो आपके सामने बहुत सारे रास्ता खुल जाएंगे, उसमें आपको ये पता नहीं चलेगा कि रे ससुर आप करे कुछ। जब आप अभी हैं तो आपको, जब आप 10th दिए होंगे तो आपके पास 3 रास्ता होगा, 3 पटरी था कि या तो आप साइंस लीजिए, या तो आप आर्ट्स लीजिए, या तो आप कॉमर्स लीजिए। जब आप 12th के बाद जाइएगा ना तो आपके पास फिर यही 3 चीज रहेगा। लेकिन हम लोग बिहार में हैं, अब बिहार में बच्चों का ये उद्देश्य ही होता है कि यदि हम पढ़ रहे हैं तो नौकरी लें, और नौकरी लेने के लिए आपको ये सब पढ़ना इतना ही जरूरी है जो हम पहले भी बताए हैं, है ना। पहले भी बताए हैं कि जितना जरूरी आप नंबर देने के बाद बात करते हैं उतना ही ये सब पढ़ना जरूरी है। यदि आप ये नहीं पढ़ते हैं और लूसेंट लेके चकाचक चकाचक पढ़ रहे हैं तो भैया नौकरी होने से तो रह गया। हाँ हो सकता है खल्लासी में नौकरी हो जाएगा, ग्रुप डी में बन जाइएगा, लेकिन एक अधिकारी बनने के लिए इतना कार्यरत नहीं है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था जिसे हम विदेशी व्यापार, इसमें जो है मुख्य बिंदु विदेशी व्यापार के ऊपर चर्चा करेंगे, भुगतान एवं संतुलन के ऊपर चर्चा करेंगे, विनिर्माण दर क्या होता है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, विदेशी मुद्रा बाजार क्या है इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, और अवमूल्यन एवं मूल्य वृद्धि क्या होती है उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे, वैश्वीकरण का प्रभाव क्या है इसके ऊपर तो पूर्णतः चर्चा करेंगे। ये सब जो है हम बता रहे हैं इसलिए क्योंकि आप लोग जानिएगा कि क्या पढ़ना है। अब भैया हम भी पढ़ा के रे होता है, चलो इतिहास में देखो पहला चैप्टर फलाना है, बुक हम भी रटेंगे, आपको सिर्फ आनंद आएगा, इसके अलावा और कुछ ना आएगा। तो इसलिए हम इस चीज को बता रहे हैं कि आपको सपोर्ट मिले। इसके बाद हम जो है दूसरे बुक के ऊपर घुस जाएंगे, वो जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय है। पहला जो चैप्टर सेकंड बुक का है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय है, इसमें हम व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ समझेंगे, व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर समझेंगे, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या थी, और उत्पादन संभावना वक्र पीपीसी क्या है ना। प्रोडक्शन इसको हम बाद में बताएंगे। अवसर लागत क्या होता है, अपॉर्चुनिटी ऑफ, खैर उसके बाद हम लोग देखेंगे उपभोक्ता संतुलन, नेक्स्ट चैप्टर है जिसमें हम उपयोगिता के ऊपर चर्चा करेंगे, कुल एवं सीमांत उपयोगिता के ऊपर चर्चा करेंगे, सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम के ऊपर चर्चा करेंगे, उदासीन वक्र के ऊपर भी चर्चा करेंगे, बजट रेखा, उपभोक्ता संतुलन, मांग वक्र, मांग का नियम, मांग की लोच। ये जो आपको रहेगा ये मैथ से मिलता जुलता रहेगा क्योंकि इसमें जो है हिसाब किताब किया जाता है, तो ये मैथ जैसा रहेगा, ये कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर भी इसमें रहेगी। उत्पादन फलन क्या है, कुल औसत एवं सीमांत उत्पादन क्या है, परिवर्तनशील अनुपात नियम क्या है, और पैमाना की आपूर्ति क्या है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग का चौथा जो चैप्टर है लागत है। लागत में हम कुल लागत देखेंगे, स्थिर एवं परिवर्तन लागत देखेंगे, औसत लागत देखेंगे, सीमांत लागत देखेंगे, और लागत वक्र देखेंगे। इसके बाद हम लोगों का जो पांचवा चैप्टर है वो है फर्म एवं बाजार। फर्म का उद्देश्य क्या होता है, कुल औसत एवं सीमांत आय क्या होता है, उसके बाद पूर्ण प्रतियोगिता क्या होता है, लाभ अधिकरण कर्मक क्या होता है, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। फर्म का संतुलन कैसे होता है इसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे।
अल्पकाल एवं दीर्घकाल क्या होता है विस्तृत से समझने का कार्य करेंगे। उसके बाद हम लोगों का जो लास्ट चैप्टर है उसका नाम है बाजार संतुलन। बाजार संतुलन, बाजार संतुलन में बाजार की अवधारणा, बाजार की मांग एवं पूर्ति, पूर्ति का नियम, बाजार संतुलन, संतुलन मूल्य एवं मात्रा, सरकारी हस्तक्षेप और न्यूनतम एवं अधिकारी मूल्य को हम लोग पढ़ेंगे। ये सब हम लोग का सिलेबस था, जिसे मैं आशा करता हूँ कि आप लोग लिख लिए होंगे, और नहीं लिखे होंगे तो लिंक में जो है आप लोगों का व्हाट्सएप का हम जो चैनल भी दे दिए हैं, जहाँ से डिस्क्रिप्शन के लिंक में जो है व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दिए हैं, जहाँ से आप लोग जो है इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद लिख सकते हैं। और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस पे भी क्लास चलता है ना। क्या समझे? आशा करता हूँ कि सब बात समझ गए होंगे, ना समझे तो दिक्कत है। अब देखिए, अब तो ये बात हो गया कि भाई क्या क्या पढ़ना है, कहाँ आना है। तो एक बार हम और बता देते हैं कि आपको बिहार के गया जिला के क्षेत्र उजापी कस्बा में आना है। यहाँ आपको प्रतिदिन क्लास चलेंगे, और कब से चलेंगे तो 21 जुलाई से चलेंगे, यानी कि कल से, आज के बाद कल से। और फी कितना है तो मात्र 1500। जो लोग गया से हैं, गया के इर्द गिर्द से हैं, वो लोग, उन लोगों को आने में कोई परेशानी नहीं है। और जो लोग दूर से हैं उन लोगों के लिए भी हम व्यवस्था करेंगे बहुत जल्द, हो सके तो बहुत जल्द ही करेंगे। और जो है आप इस चीज़ का लाभ उठाएं मात्र 1500 में। देखिए, इस चीज़ को जो है हम और नॉमिनल फी कर सकते थे, लेकिन जो है कुछ कारण से नहीं कर पाए। और मेरा जो है मेहनत आपको दिखबे किया, और आप लोगों का मेहनत तभी दिखेगा जब आप टेस्ट सीरीज में कार्यरत रहेंगे। खैर, आज के लिए इतना ही। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।